तो जो साहूजी महाराज थे उनके साथ पेशवा मतलब प्रधानमंत्री और एक सेनापति होता था, तो ज्यादा ताकतवर कौन होता था, पेशवा ही प्रधानमंत्री होता था? अब ये यहाँ पर ये चीजें जो अब आप संस्मरण सुनाता हूँ। बाजीराव क्या है कि युद्ध नीति और रणनीति दोनों में माहिर थे। अच्छा। वैसे तो सर्वगुण संपन्न थे। तो बाजीराव जो है प्रशासनिक स्थिति में केंद्रीकरण के पक्ष में थे। अच्छा। कि एक ही सत्ता सूत्र होना चाहिए, प्रधानमंत्री के हाथ में सब सत्ता होना चाहिए। जबकि त्रिंबक राव और जो दाभाडे जो इनके पिताजी थे ये कहते थे विकेंद्रीकरण होना चाहिए, मतलब आधी सत्ता पेशवा को मिलना चाहिए, आधी सत्ता सेनापति को मिलना चाहिए। पर वो प्रशासनिक व्यवस्था में संभव नहीं होता, नहीं होता, बिल्कुल नहीं होता। एक जन ऐसा एक आदेश दे एक जन, इसलिए बाजीराव प्रशासनिक व्यवस्थाओं में केंद्रीकरण चाहते थे। जबकि युद्ध नीति और रणनीति में बाजीराव विकेंद्रीकरण के पक्ष में थे। वो क्यों थे कि अपने सरदार को एक बार उन्होंने नीति बता दी अपनी युद्ध नीति की, ये करना है। अब रणनीति में कुछ डिसीजन लेने के अलग साक्षात उस समय साक्षात क्या किन समस्याओं को सब हल करना है, कैसे करना है, फेस करना है, ये तो वो जो लड़ रहा है वही जान पाया ना। वो क्या पुनः वापस आएगा क्या निर्णय लेने के लिए? तो बाजीराव ने युद्ध नीति और रणनीति के लिए अपने सरदारों को अधिकार दे दिए थे, विकेंद्रीकरण कर दिया था। तो उसकी वजह से सरदार अपने आप को ये समझता था, उसमें प्रतियोगिता भावना आती थी कि उसने ऐसा काम किया तो मैं कंपटीशन रहती थी। जबकि केंद्रीकरण में जब कंपटीशन आती है तो केंद्र का नुकसान होता है। बिल्कुल सही कहा। और जब ये मेरी भावना है, ये मैंने इसमें कल्पना जाहिर की है। और जब विकेंद्रीकरण में होती है तो कंपटीशन की भावना आती है, तो आदमी बढ़ चढ़ कर काम करता है कि मैं दूसरे ज्यादा अच्छा काम करूँ। उस समय भी सही था और आज भी सही है। अलग अलग पावर सेंटर होंगे तो सब डिस्टर्ब रहता है। भाई उनका कहना सही था, मतलब आज के उसमें देखा जाए तो अगर बहुत सारे पावर सेंटर हो कि एक प्रधानमंत्री है, फिर एक और कोई है, फिर एक और कोई है, तो 3-4 पावर सेंटर, तो ये बहुत बड़ा कंफ्यूजन भी रहता है और देश के लिए भी सही नहीं रहता है। जैसे उस समय बाजीराव जी ने उनके बारे में विदेशों में भी पढ़ाया जाता है। हाँ, ये रणनीति और युद्ध नीति। अब आप कहें युद्ध नीति और रणनीति में क्या, दोनों में बहुत फर्क है। अच्छा, युद्ध नीति और रणनीति दोनों में युद्ध नीति युद्ध के पहले दरबार में बैठ के ठहराई जाती है। अच्छा, ऐसे दरबार में डिस्कस होता है। अपने गुप्तचरों से माहिती आती है कि शत्रु सेना में लाख सेना है, अश्व सेना इतनी है, उनके पास गोला बारूद की इतनी क्षमता है, खाद्य सामग्री इतनी है, वो यहाँ से चलेंगे यहाँ तक आएंगे, ऐसा उतना यहाँ की बीच की सेनाएं मिलेंगी। इन सब का आकलन वो गुप्तचरों के माध्यम से आ जाता है और उसके आधार पर अपनी नीति बनती है कि भाई शत्रु सेना इधर से आ रही तो अपनी 2 सेना इधर से घुसाना है, उधर से घुसाना है। इस टाइप से एक नीति बनती है। ये युद्ध नीति है। युद्ध नीति हुई। और रणनीति साक्षात रण में बनती है, ऑन द स्पॉट। अब कैसे बनती है? कैसे? बाजीराव जी के एक पालखेड़ युद्ध का मैं आपको यहाँ उदाहरण दूंगा, जो इंटरनेशनल लेवल पर पालखेड़ युद्ध माना गया है। उसके संबंध में जो बाजीराव जी नीति कितनी अपनाई है, उसको पूरे विश्व के विश्वविद्यालयों में पढ़ाया जाता है। क्या थी वो? उसमें ऐसा था कि बाजीराव में एक बहुत बड़ी विशेषता थी। बाजीराव अपने शत्रु को अपने मनमाफिक क्षेत्र में लाकर ही युद्ध करते थे। अच्छा, मतलब उनके क्षेत्र में नहीं जाते थे? हाँ, उनके क्षेत्र में नहीं जाते थे, या उनके क्षेत्र में भी जाते थे तो अपने हिसाब से उनको वहीं जहाँ अपन लड़ने के इच्छुक है, अपने लिए सुविधाजनक है, वहीं उसको युद्ध में लाते थे। मतलब कैसे? उनको गुप्तचरों से मालूम पड़ जाता था कि आप जो है यहाँ से राजवाड़ा से निकले हो तो पलासिया तक जाओगे, ये रास्ता मालूम पड़ गया है। तो हम बाजीराव क्या करते थे, अपनी सेनाओं को जेल रोड चौराहे पे छोड़ देते थे, तो वहाँ की आधी सेना कहीं सिख मोहल्ले में टर्न हो जाती थी, कहीं इधर हो जाती थी। तो पलासिया तक पहुँचते पहुँचते 20% सेना पहुँचती थी और पलासिया तक लाना है। और पलासिया में बाजीराव दुश्मन के 1 महीना भर पहले पहुँच जाते थे। तो उधर साकेत नगर से आने वाले रोड पर भी अपनी नाकाबंदी कर लेते थे, देवास से आने वाले रोड पे भी नाकाबंदी कर लेते थे। जितनी भी गली कूचे थे, जितने सब दूर अपनी नाकेबंदी कर देते, अपने सैनिक बिठा देते थे और खुद अपनी छावनी में बैठ के तो ऐसे ही पालखेड़ का युद्ध जो है, उनको एक नदी किनारे पे लड़ना था कि दुश्मन को अपने को नदी किनारे पे ही लाना है। तो गोदावरी नदी के पास में लाके, एक पालखेड़ के वहाँ से गोदावरी नदी गई है, तो वहाँ पर लाके सब पहले महीने भर पहले बाजीराव चले गए। हमेशा बाजीराव अपनी सेना को लेकर 8 दिन पहले, महीने भर पहले चले जाते। हर युद्ध में उनकी यही नीति थी। मतलब एक तो अपनी सिर्फ एक भोपाल का युद्ध ऐसा हुआ जिसमें बाजीराव बाद में गए, निजाम पहले पहुंच गया था, वो भी छिप के बैठा था इसलिए। वो भी जीते थे? नहीं, वो जीते थे ना, वो तो बहुत बड़ा उसमें जीते थे अपन। तो मतलब बाजीराव दुश्मन को अपने स्थान पर लाता था। पालखेड़ में यही हुआ। पालखेड़ में महीने भर जाके सब दूर कर दिया।
अब छोटा सा उदाहरण देता हूँ मैं आपको। पालखेड़ में रणनीति बनाने के लिए नीति निश्चित हुई। राणोजी शिंदे, मल्हारराव होलकर है, कदम बांडे और जितने भी सरदार सब लोग बैठे थे। तो उन्होंने राणोजी शिंदे जी से कहा कि राणो जी, आपको जो है निज़ाम की सेना 3 दिन बाद यहाँ आएगी, तो गोदावरी नदी के पहले आपको उनका गोला बारूद ख़त्म करना है। और गोला बारूद जो गाड़ियों से जानवर खींच के ला रहे हैं, उन जानवरों को गाड़ियों से निकालकर जंगलों में भगा देना है। ये जाने उन्होंने राणोजी शिंदे को दी। और जस्ट उसके बाद में जो मल्हारराव और राणोजी दोनों को मिलके दी। और जस्ट उसके बाद में उन्होंने कदम बांडे जी को बोला कि कदम बांडे जी, आपको जो है गोदावरी के पार निज़ाम की जब सेना आएगी तो उनकी रसद जो है उसको लूटना है। लूटना है, लेकिन ख़त्म नहीं करना है। वो अपने स्टोर अपने यहाँ अपने सैनिकों को काम है ऐसे ही रखना है। और वही रसद खींच के लाने वाली जो गाड़ियाँ हैं उनके भी जानवर जंगलों में भगा देना है। तब वो कदम बांडे जी ने पूछा कि श्रीमंत, वो अपन लोग गोदावरी के पहले उनका गोला बारूद खत्म कर ही रहे हैं, तो उसी समय ये चीज़ कर लेते हैं। धैर्य से काम लो कदम बांडे जी, हम जो समझा रहे हैं उसको पहले ठीक से समझो। जब पैदल सेना साथ में रहती है तब रसद की गाड़ियाँ आगे चलती सेना के, क्योंकि पहले जाकर वो पूरा किचन का सब खान पान की व्यवस्था करें। जो बाहर पीछे से जो सैनिक आ रहे हैं उनके लिए खाने पीने की व्यवस्था, इसलिए रसद की गाड़ियाँ पहले जाएगी। तो गोदावरी पार रसद की सेनाएं पहले करेगी, तो उनको आप लूटने से वो लोग अधमरे हो जाएंगे, थके मारे रहेंगे, रसद अपने हाथ में आ जाएगी, खाने के लिए उनके पास कुछ नहीं रहेगा। और दूसरी चीज़, यदि जब मल्हारराव और शिंदे वहाँ पर गोला बारूद को भस्म करेंगे तो उस समय वो अपने सैनिक की वहाँ ज़्यादा होना नहीं चाहिए। उनके सैनिकों के साथ में अपने सैनिकों को मारना थोड़ी है, और रसद भी ख़त्म नहीं करना है। इसलिए दोनों वाक़े भले ही नदी के आर पार हो, दोनों अलग अलग करना है। ये एक रणनीति है। ये रणनीति है। यदि एक ही जगह गोला बारूद खत्म कर देते हैं तो खान पान का सामान भी खत्म हो जाता, और उनकी सेना नदी भी पार नहीं कर पाती। तो जो उन्होंने छावनी जिसमें घेरने का बनाया था, वह सेना वहां तक भी नहीं आ पाती। कम से कम खाने के लालच से कि खाना मिलेगा अपने को, सैनिक बराबर नर्मदा पार कर रहे थे। अच्छा, फिर वो इधर गोला बारूद खराब हो रहा है, उधर रसद लूटी जा रही है, तो निजाम की सेना 2 भागों में बट गई। तो 2 भागों में बटने से मराठों की सेना को उससे युद्ध लड़ने में सक्षमता से लड़ा जा सका। मराठे तो तरोताजा थे, ये थक कर आ रहे थे। तो ऐसी एक रणनीति होती है कि आदमी को थकाना कैसे, सेना को थकाना कैसे, ये रणनीति बनाते। एक फिर एक टुकड़ी को उन्होंने ऐसा लगाया कि भाई जितने भी जलाशय हैं उनके ऊपर अपने पहरेदार बिठाओ, और किसी ने भी जो इसका पानी अपने आप से पूछे बगैर इसमें लेना नहीं चाहिए। तो किसी एक सरदार ने कहा सब अपन उसमें विष प्रयोग कर देते हैं। कैसी बात कर रहे हैं, विष प्रयोग? अपने भी तो सैनिक वहां पर है ना, अपने सैनिकों भी तो जल लगेगा, जल सुरक्षित रखो। उल्टा जो अपने से मांगना है उसको शर्तों के साथ में जल दो और उसको शर्त के साथ में गिरफ्तार करो। जैसे अभी अपन ने पानी रोक दिया है। ये मैं आपको सब बता रहा हूँ कि जो चल रहा है मैं उससे रिलेटेड सब आपको पॉइंट बता रहा हूँ। ये सब नीतियाँ पुरानी है, नई नहीं है। तो जब भी जलाशयों पर पहरेदार बैठा दिए। अच्छा, बाजीराव में एक विशेषता थी। क्या? बाजीराव गणितज्ञ थे। ये पहलू मेरे इसमें ही मैं दे रहा हूँ। अभी तक किसी गणित क्या होता था, बाजीराव सेना जैसे गुप्तचरों से जानकारी मिलती थी कि बाजीराव के पास में अपने शत्रु के पास में 1.5 लाख की सेना है, तो भाई 1.5 लाख की सेना में हाथी वाली सेना कितनी है, घोड़े वाली सेना कितनी है, पूरा कैलकुलेशन, पैदल कितनी, पैदल नहीं, इतना तो करते ही थे। फिर हाथी कितनी दूरी कितने समय में चलता है, घोड़ा यदि स्थिर अवस्था में चल रहा है तो कितनी दूरी चलता है, पैदल सेना कितनी, तो ऐसा वो कैलकुलेशन करते। तो 1.5 लाख का जो लवाजमा है उसको यहाँ से वहां तक पहुंचने के लिए कितना समय लगेगा, उस समय की कैलकुलेशन करके अपने बीच बीच में सेनाओं को घुसाते थे। मतलब एक छोर यदि पलासिया पे है और बीच का छोर यदि जेल रोड पे है तो 2-4 की टोली जेल रोड वाली सेना पे छोड़ देते थे। तो वहाँ 1.5 लाख की सेना पहुंचने के बजाय वहाँ 80,000 की पहुंचती थी। ये एक नीति थी, रणनीति इनकी बाजीराव की, बड़े पढ़ने जैसी है साहब, और पढ़ाते हैं लोग। और ये चीज़ें हमारी नई पीढ़ी से कहो या हमारी पीढ़ी के भी लोग, कई लोग नहीं जानते इस चीज़ को। तो मेरा ये प्रयास है कि इन सब चीज़ों को जनता के सामने आना चाहिए। वो सब आपने लिखा भी, और चूंकि मराठी में तो इसके बारे में बहुत साहित्य है, पर मैं मराठी भाषी होने के बावजूद ये साहित्य हिंदी में आना चाहिए, ये मेरा प्रयत्न है। हाँ, सब लोगों इसकी वजह से मैंने हिंदी में लिखा है।